हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है पॉसिबल एक्सेलरेशन। ओके, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द पॉसिबल एक्सेलरेशन और इसमें हम किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर बेटा? सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हम इस वाले जो यूनिट है हमारे पास, इसमें हम पार्टिकल के सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पी के, जहाँ के की वैल्यू मेरे पास क्या होंगी 1 2 3 सो ऑन एन तक। हमारे पास एन पार्टिकल का सिस्टम है। अब जो हमने यहाँ पे पार्टिकल जो लिया है, पार्टिकल का जो सिस्टम लिया है वो किसके साथ लिया है, विथ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर के वेक्टर। अब देखो, जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था व्हाट इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट या पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूज हुआ है। क्लियर बेटा? तो इसमें कैसे याद रखना है आपको कि हम जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो हमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ लेना है दिस। ओके, नाउ अब जो देखो यहाँ पे भी के की वैल्यू वही चीज, जहाँ जहाँ के आएगा वहाँ पे हमें बताना होगा कि के की वैल्यू क्या क्या है 1 से लेके एन तक। लेट यहाँ पे हमने जो ये लिया है एफ के वेक्टर बी द करस्पॉन्डिंग फोर्सेस हैं जो इम्प्रेस्ड होते हैं एट द पॉइंट ऑफ पी के, जहाँ के की वैल्यू क्या 1 से लेके एन तक ऑफ द सिस्टम। अब ये चीजें ध्यान कैसे रखनी, वो चीज देखो बेटा। हम एक्सीलरेशन की बात करें तो छोटे क्लासेस में हम जो पढ़ते थे एफ बराबर एम में, जहाँ एफ मेरे पास फोर्स होता था, एम मास होता था, ए जो होता था मेरे पास एक्सेलरेशन। इस तरीके से हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए। तो वही चीज ध्यान रखो कि जब हम पॉसिबल यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एफ है, एफ भी तो हमें लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे पार्टिकल्स की बात करी, पार्टिकल्स पी के की बात चल रही, इतने सारे पार्टिकल्स हैं जहाँ के की वैल्यू 1 से लेके एन तक है। ठीक है, तो हमने इस पे जो फोर्स लगाया वो एफ के, ये फोर्स जो है वो इम्प्रेस्ड करस्पॉन्डिंग फोर्स है जो इम्प्रेस्ड होते हैं एट द पॉइंट पी के पे। किस तरीके से कि अगर मेरे पास P1 पार्टिकल है तो उस पर फोर्स होगा F1, P2 है तो उस पर F2, P3 है तो उस पर F3। मतलब वही बोला है, बी द करस्पॉन्डिंग फोर्सेस हैं जो इम्प्रेस्ड होते हैं एट द पॉइंट दिस ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम के हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये इस तरीके से होंगे, इन पे इस तरीके से। क्लियर बेटा? समझ आया? और सो ऑन करके अगर मेरे पास पी एन पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो दिस, ये हो जाएंगे। ओके, और दूसरी चीज़ है, ये मैंने बता दिया, सबसे पहले यही होगा कि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेंगे किसके साथ, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ लेंगे। क्लियर? देन हमें पता है छोटी क्लासेस में एफ बराबर एम ए, यहाँ पे जो ए होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन को पढ़ने के लिए यहाँ पे हमें पता है एफ, तो हमने वही चीज़ बोला कि जितने भी हमारे पास सिस्टम में जो ये पार्टिकल्स हैं, ये पॉइंट्स जो हैं, इन पे जो फोर्स इम्प्रेस्ड होगा, कोरस्पॉन्डिंग फोर्स उस तरीके से। क्लियर बेटा? अब ये हो गया। अब हमने ये तो मान लिया, अब हमारे पास यहाँ पे दो केस आएंगे। किस तरीके से केस आएंगे? पहला केस हमारे पास ये होगा कि जो हम कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं वहाँ पे एब्सेंट हो, मतलब कोई भी कंस्ट्रेंट ना हो सिस्टम पे। और दूसरा केस होगा कि अगर हमारे पास सिस्टम पे कोई कंस्ट्रेंट हो। क्लियर? अगर मेरे पास कंस्ट्रेंट जो होता है वो वर एब्सेंट, मतलब जो सिस्टम है उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लग रही हो, मतलब वो एब्सेंट हो, तब हम बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम ये चीज लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि छोटी क्लास में हम क्या पढ़ के आते थे, एफ बराबर एम में। तो हमने क्या किया, जब पी के पार्टिकल की बात चल रही तो यहाँ पे जो फोर्स हमने यहाँ पे लिया है वो ये ले लिया, और जो एम है मास है वो मैंने ये ले लिया, और जो ए है एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को इससे डिनोट किया। ठीक है, ओमेगा यहाँ से, एंड दिस या डब्ल्यू और दिस वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन, इससे हमने इसको यहाँ पे डिनोट किया। ठीक है, तो देखो आप मैच कर सकते हो, एफ के बराबर एम के ओमेगा वी। ठीक है, जो जहाँ पे के की वैल्यू कहाँ से 1 से लेके एन तक, मैंने वही चीज़ बताई कि हर जगह ही लिखनी है। तो फिर वही चीज़ बोला हुआ है कि एम के क्या है, मेरे पास मास है ऑफ द पार्टिकल पी के का, और ये जो है मेरे पास एक्सेलरेशन है ऑफ द पार्टिकल
पीके का। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट केस। हमने क्या किया पॉसिबल एक्सेलरेशन में, सबसे पहले हमने लिया कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिए विद वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ। फिर हमने क्या किया, हमें याद आया कि छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे F बराबर ma। तो जब एक्सेलरेशन की बात करते थे तो वहाँ पे फोर्स भी होता था, तो फिर हमने वहाँ पे जब यहाँ पे पार्टिकल पीके की बात चल रही है तो हम यहाँ पे फोर्स लेंगे एफ के, जो कि कोरोस्पोंडिंग फोर्स होगा जो इम्प्रेस्ड होगा एट द पॉइंट ऑफ पीके, जहाँ दिस, ये मैंने बता दिया किस तरीके से। फिर फर्स्ट केस हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट एब्सेंट हो तो हम न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली ये चीज लिख दिया, सिर्फ इसको रीअरेंज किया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देन सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस होगा अगर हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट हो। जब हमारे पास कोई भी कंस्ट्रेंट होगा तो बेटा आप देखो, मुझे एक्सेलरेशन की बात करनी है, मुझे ये फाइंड करना है, तो ये इधर जाके अपोन में हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन केस सेकंड। क्लियर, समझ आ गया। तो द एक्सेलरेशन, अगर मुझे कोई भी कंस्ट्रेंट गिवन है तो मेरे पास एक्सेलरेशन ही होता है। अब देखो ये पूरी थियरी लिखी हुई है, किस तरीके से लिखी है इसको क्रैमिंग नहीं करना है, समझना है किस तरीके से लिखा है। अब देखो जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, जब हम एक्सेलरेशन की बात करते थे, मैं सिंपली एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, dv अपॉन dt, यही होता था। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम होगा, फिर वेलोसिटी भी होती थी, और वेलोसिटी का हमारे पास क्या होता है dr अपॉन dt, तो यहाँ पे पोजीशन है। तो वही चीज लिखा है जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम t है इन ए गिवन पोजीशन r के, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स r के पार्टिकल्स की जो हम यहाँ पे k ले रहे हैं ना डिनोट n पार्टिकल्स के लिए, तो गिवन पोजीशन r के वेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, और गिवन वेलोसिटी ऑफ द, जो भी हमारे पास गिवन वेलोसिटीज है v के वेक्टर। इतना समझ आया। इन्हीं जो छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं उन्हीं से ये डेफिनेशन रिलेट की गई। जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, जो हमारे पास सिस्टम के पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो, और वेलोसिटी जो गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मे नोट, ये सिर्फ हमें जो एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे है, मे नोट सेटिस्फाई दिस रिलेशन, जो हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन आएंगे उनको, जो कंस्ट्रेंट से रिलेटेड जो रिलेशन आएंगे उनको वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर, तो हम देखते हैं ऐसे कौन से रिलेशन है जिनको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखो, सिंस द डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट आर गिवन बाय, हमें पता है डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है, इससे पहले हमने जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वाला पोर्शन पढ़ा था और पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे ये चीज़ें की थी कि हमने क्या किया था, वहाँ पे जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट लिए थे, तो इस तरीके से उसको लिखा था, और यहाँ पे मैंने लिए थे अल्फा, जो डी है डी फाइनाइट कंस्ट्रेंट लिए थे, पर फाइनाइट कंस्ट्रेंट जो था मेरे पास ये था दिस इज द फाइनाइट कंस्ट्रेंट लिए थे हमने, कितने लिए थे, डी फाइनाइट कंस्ट्रेंट लिए थे। इसको फिर मैंने डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में चेंज किया था, चेंज करके मेरे पास आया था ये। क्लियर, ये वाला मेरे पास इससे पहली वाली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर बेटा। अब देखो ये और ये दोनों मेरे पास डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट आ गए, बट मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन लाना, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी वाला फैक्टर है। तो जब मुझे वेलोसिटी वाले फैक्टर को एक्सेलरेशन बनाना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी है, मुझे इसको एक्सेलरेशन बनाना होगा, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी को मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वही काम इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 and 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तब हम कैसे, क्या यहाँ पे हमारे पास आता क्या है, हम क्या गेट करते हैं वो देखते हैं। तो ये मैं एक बार करके बता देती हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरे पास जो डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है वो है दिस, और कितने डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है ये मेरे पास है, ये वाले जी। ठीक है, मैंने अभी बोला है कि ये मेरे पास डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है, और यहाँ पे जो है ये वेलोसिटी वाली चीज़ है मेरे पास। अगर मुझे इसको चेंज करना है एक्सेलरेशन में, तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूँगी।
जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब देखो u एंड v फर्स्ट एंड सेकंड का रूल लगाते हैं ना कि फर्स्ट एंड सेकंड, पहले बार फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इसी तरीके से तो करते हैं। तो वही रूल यहाँ पे लगाएंगे कि जब हम करेंगे k इक्वल टू ये दिस एज इट इज फर्स्ट एज इट इज सेकंड का प्लस सेकंड एज इट इज है हमारे पास इस बार ऑफ फर्स्ट का, और इसका डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। समझ आ गया बेटा? यूवी रूल जो हम छोटी क्लासेस में डिफ्रेंशिएशन करते थे, फर्स्ट देखो इस तरीके से फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब देखो मैंने बोला वेलोस जो हम छोटी क्लासेस में वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये एक्सेलरेशन। क्लियर बेटा? और ये सब मेरे पास एज इट इज इक्वल टू 0। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है हमारे पास। देखो दिस प्लस ये वाला पोर्शन एज इट इज दिस एंड इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि बीटा आ रहा है, तो बीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके g तक। हमारे पास g डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट थे। ठीक है बेटा? सिमिलरली अब हम करेंगे जो सेकंड हमारे पास डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट गिवन है दिस। अगर इसका मैं करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, समेशन दिस कल एल्फ दिस आर के एन, यहाँ पे वी के लिख देते हैं क्योंकि वी के में चेंज कर दिया था हमने, कल एफ ऑफ अल्फा अपॉन कल टी इक्वल टू 0, और यहाँ पे अल्फा हमारे पास है 1 2 3 से लेके डी तक। ये आ गया। अब मुझे क्या चेंज करना है इसको एक्सेलरेशन में, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगी। वही चीज़ लगेगा यूवी रूल वाला कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका करूँगी वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर? प्लस सेकंड अब एज इट इज होगा, सेकंड एज इट इज होगा और फर्स्ट का, क्लियर बेटा? सॉरी यहाँ पे आएगा, ये चीज नहीं आएगी इसका, और फिर हम करेंगे इसका यहाँ पे। ठीक है, तो d अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब चेक कर लेते हैं एक बार क्या यही है। अब देखो ये आ गया दिस दिस और दिस इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये लिखना मत भूलना कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1 2 से लेके d तक जा रही है, d फाइनाइट कांस्टेंट। क्लियर? इतना हो गया हमारे पास। अब देखो बेटा जो मेरे पास ये दोनों आए हैं, मैंने यहाँ पे ये वाला मेरे पास एक्सेलरेशन में आ गया दिस एक्सेलरेशन, तो इसको किस तरीके से लिखना, दीज आर एक्सप्रेशन, ये दोनों जो एक्सप्रेशन है मेरे लिए किसके लिए, फॉर द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द कंस्ट्रेंट, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन जो कंस्ट्रेंट द्वारा जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन के लिए है, जो किस पे इम्पोज्ड की गई है, ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि जो मेरे पास ये एक्सेलरेशन है ये हमारे पास इन रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, मे नॉट बी सेटिस्फाई। तो वही चीज़ है कि ये दोनों जो मेरे पास एक्सप्रेशन आए हैं वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है जो इम्पोज हो रही बाय द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट द्वारा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होगी, और किस पर हो रही है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, एक्सेलरेशन की बात चल रही है, और एक्सेलरेशन किसका है, पार्टिकल का ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के पार्टिकल की एक्सेलरेशन पर कंस्ट्रेंट द्वारा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज के लिए ये दोनों एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गया?
तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, दीज आर एक्सप्रेशन फॉर द रिस्ट्रिक्शन imposed by the constraint on the acceleration of the particle of the system। क्लियर। अब वही चीज है, मेरे पास तो एक्सेलरेशन यही आया था, तो मे नॉट सेटिस्फाई दिस रिलेशन, मैंने अभी वही चीज बताई है कि इन रिलेशन को जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, जब हमारे पास कंस्ट्रेंट जो है विल एक्ट करता ऑन द पार्टिकल। अब देखो आप सिंपल सी चीज समझो बेटा, जो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट होता है उससे पहले हमारे पास एक फोर्स है, पर जब कंस्ट्रेंट उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो जो रिस्ट्रिक्शन हमने जो कंस्ट्रेंट लगाई है कंस्ट्रेंट द्वारा, तो जो वहां पे रिस्ट्रिक्शन वो भी तो अपना कोई ना कोई फोर्स देगा, ठीक है। तभी तो ये इस जो ये रिलेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जो हमने कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन वहां पे लगाई है, तो उनका भी तो अपना एक फोर्स होगा ना, तभी तो। अब वो फोर्स की यहाँ पे कोई बात नहीं चल रही है, तो वही चीज है। देन कंस्ट्रेंट विल एक्ट ऑन द पार्टिकल पीके ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के पार्टिकल पर जो कंस्ट्रेंट है विल एक्ट करता है विद सर्टेन सप्लीमेंट्री फोर्सेस दिस। ये फोर्स है बेटा दिस, आर के पार्टिकल की बात चल रही है, कहाँ से 1 से लेके n तक पार्टिकल दिस। ओके, तो वही चीज बोली है। इतना ध्यान रखना कि जब हमारे पास उस पे जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उस पे अगर कंस्ट्रेंट है, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट का भी तो अपना एक फोर्स लगेगा ना, कंस्ट्रेंट भी तो लगाएगी। जो रिस्ट्रिक्शन हम उस पे इम्पोज कर रहे हैं वो भी तो अपना एक फोर्स लगाएगी, बल्कि वो यहाँ पे नहीं है। तो हम वही चीज बोल रहे हैं कि जो कंस्ट्रेंट है वो सिस्टम के पार्टिकल्स पर एक सर्टेन सप्लीमेंट्री फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। ये चीज हमने मान लिया। अब जो ये सप्लीमेंट्री फोर्सेस जो यहाँ पे है, इस फोर्स को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स ऑफ द कंस्ट्रेंट। तो ये याद रखना, जहाँ पे भी हमारी बात चलेगी कि फोर्स ऑफ द कंस्ट्रेंट का जो फोर्स है उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। क्लियर। तो अब क्या हुआ, जो हमारे पास एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था बेटा, हम जब देख रहे थे एफ के एम के और यहाँ पे था दिस। ओके, तो मैंने बोला कि जो ये एक्सेलरेशन है यहाँ पे जो फोर्स था सिर्फ हमारे पास नॉर्मली फोर्स था, बट उस पर अगर कंस्ट्रेंट लग रहा तो एक अलग से फोर्स आएगा कंस्ट्रेंट का। तो अब हमारे पास ये रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला फोर्स जिसको मैं रिएक्शन फोर्स बोल रही हूँ वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन वाला जो रिलेशन है वो इस तरीके से आ जाएगा, एम के एफ के ओमेगा के दिस और दिस, ठीक है। इसको डब्ल्यू के ही पढ़ना बेटा, ओमेगा के मत पढ़ना, डब्ल्यू के, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन की गई है एक्सेलरेशन की। क्लियर बेटा। तो ये चीज मेरे पास आ गई। अब इन्होंने क्या किया कि जो ये रिलेशन है मेरे पास, इसमें तो मैंने इसको नाम दे दिया कि दिस इज द रिएक्शन फोर्स। फिर ये क्या है, इसको बोलेंगे हम बेटा इफेक्टिव फोर्स। क्लियर। जो कि हमारे पास पहले से ही एक फोर्स है, दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव फोर्स। ओके, और जो ये इफेक्टिव फोर्स होता है ये किस किस का फंक्शन होता है, टाइम का, मैंने अभी बताया था, जैसे आपको निकाल के दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम निकालते हैं टाइम का होता है, पोजीशन का होता है और वेलोसिटी का होता है। तो वही चीज यहाँ पे फंक्शन दिखाएगा। और यहाँ पे के पार्टिकल्स की मतलब के वो डिनोट किया है क्योंकि एन पार्टिकल्स की बात चल रही है, तो के की वैल्यू 1 से लेके मेरे पास कहाँ तक जाएगी, एन तक। क्लियर बेटा। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था हमारे पास एक्सेलरेशन का। इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिए विद वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए। हमें पता है एक्सेलरेशन में फोर्स चाहिए तो फोर्स वाला पोर्शन ले लिया। अगर कंस्ट्रेंट एब्सेंट हो तब हमारे पास नॉर्मली आएगा। अगर बाय चांस कंस्ट्रेंट वहाँ पे गिवन है तो जो ये मेरे पास है, जो इससे रिलेटेड डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है ना, तो इससे जो हम इसको मतलब एक्सेलरेशन में बनाएंगे तो उन वाले रिलेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या, क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जनरली जो हमारे पास फोर्स होता है वो तो है ही है, पर जो रिस्ट्रिक्शन हम लगा रहे हैं तो वो भी तो अपना कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो वो हमने मान लिया कि कंस्ट्रेंट द्वारा जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास दिस है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो
तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का जो रिलेशन हो जाएगा वो किस तरीके से हो जाएगा, जो फोर्स नॉर्मली आ रहा था उसमें ये ऐड कर देंगे। तो जो नॉर्मली फोर्स था इसको बोलते हैं इफेक्टिव फोर्स और ये फंक्शन होता है हमारे पास इनका। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड्स है। थैंक यू सो मच।